नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा की थी। आज हम कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यपालिका शासन का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों को लागू करना है। वर्तमान में सभी देशों में कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि होती जा रही है। कार्यपालिका शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। व्यापक अर्थ में इसे कार्यपालिका अध्यक्ष, मंत्रिमंडल, सिविल सेवक, सैनिक कर्मचारी आदि सेवाएं शामिल होती हैं। गैटिल कहते हैं कि कार्यपालिका में वे सब कर्मचारी शामिल होते हैं जो व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, एवं वे सभी अभिकरण भी शामिल होते हैं जो विधियों के रूप में अभिव्यक्त राज्य की इच्छा को लागू करते हैं। फाइनर ने कार्यपालिका शक्ति को अवशिष्ट शक्ति की संज्ञा दी है। यह वह शक्ति है जिसका प्रयोग न तो व्यवस्थापिका और न न्यायपालिका करती है। संकीर्ण अर्थों में इसमें केवल कार्यपालिका अध्यक्ष शामिल किया जाता है। कुछ लेखक कार्यपालिका और प्रशासन में भेद करते हैं। विलोबी कहते हैं कि कार्यपालिका एक राजनीतिक अंग है। इसका मुख्य कार्य नीतियों और योजनाओं का निर्माण करना, विधियों को लागू करना तथा सैनिक एवं वैदेशिक संबंधों का संचालन करना होता है। अब हम देखेंगे कार्यपालिका के प्रकार। सबसे पहले है नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के पास संवैधानिक दृष्टि से शासन की सारी शक्ति होती है, परंतु वह उसका प्रयोग स्वयं नहीं करती बल्कि मंत्रिमंडल करता है। उदाहरणतः ब्रिटिश संप्रभु और भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका अध्यक्ष है। इनकी शक्तियों का प्रयोग उत्तरदायी मंत्री करते हैं। उसकी स्थिति मुकुटधारी ध्वज मात्र, स्वर्णिम शून्य या रबर की मोहर के बढ़कर नहीं होती है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ वास्तविक होती है। संविधान जिन शक्तियों को उन्हें प्रदान करता है वह उनका प्रयोग स्वयं करता है। उसके कार्य में सहायता करने के लिए कुछ सचिवों की नियुक्ति की जाती है, परंतु इसकी स्थिति संस्थात्मक प्रणाली के मंत्रियों की भांति नहीं होती। ये राष्ट्रपति परिवार के सदस्य मात्र होते हैं और वे केवल सेवक व सलाहकार होते हैं। दूसरा है एकल और बहुल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है। वह उसके प्रयोग के लिए उत्तरदायी होता है। इस कार्य में सहायता के लिए मंत्री या सचिव हो सकते हैं, परंतु अंततः उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति का होता है जिसके हाथों में संवैधानिक शक्ति होती है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति। दूसरा है बहुल कार्यपालिका। इसमें शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती बल्कि अनेक व्यक्तियों के हाथों में होती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद है, जिसमें कार्यपालिका 7 व्यक्तियों के हाथ में होती है। तीसरा है उत्तरदायी एवं अनुत्तरदायी कार्यपालिका। इन्हें संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक कार्यपालिका भी कहते हैं। प्रथम का उदाहरण भारत और ब्रिटेन है, दूसरे का उदाहरण अमेरिका है। उत्तरदायी कार्यपालिका में कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके विश्वास पर ही अपने पद पर बनी रहती है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध बना रहता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में बहुमत दल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है इसमें अस्थायी व स्थायी कार्यपालिका। नौसिखियों और विशेषज्ञों के मतभेद के या भेद के आधार पर कार्यपालिका को स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका में बांटा जाता है। मंत्री अस्थायी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सिविल सेवक या नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें वंशानुगत एवं निर्वाचन या निर्वाचित कार्यपालिका। वंशानुगत कार्यपालिका में कार्यपालिका का पद पैतृक होता है। इसमें उत्तराधिकार के लिए ज्येष्ठता का नियम लागू होता है। ब्रिटेन में वंशानुगत कार्यपालिका है। निर्वाचित कार्यपालिका में कार्यपालिका का प्रत्यक्ष निर्वाचन या निर्वाचन प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यपालिका और भारतीय राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यपालिका के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कार्यपालिका की शक्तियाँ और कार्य। आधुनिक राज्य पुलिस राज्य नहीं है, वे समाज सेवी राज्य हैं। उनका स्वरूप प्रजातांत्रिक, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी है। अतः आधुनिक राज्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। C.F. स्ट्रॉन्ग लिखते हैं कि आधुनिक शासन में विधायी कार्य का विशाल महत्व होते हुए भी इस पर कार्यपालिका की छाप अवश्य रहती है। अब हम देखेंगे इनके प्रमुख कार्य। सबसे पहला है प्रशासनिक कार्य। इसमें प्रथम है व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना और उनकी उल्लंघन न करने वालों को दंड दिलाना कार्यपालिका का कार्य है। दूसरा है शांति और व्यवस्था बनाए रखना। इसमें नागरिकों का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित रहती है।
तीसरी है प्रशासनिक विभागों का गठन है उनके पदाधिकारियों की नियुक्ति। इसमें विभागों के कार्यों का निरीक्षण, पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं विमुक्ति, कर्मचारियों का मनोबल और विभागों में समन्वय आदि शामिल है। नेक्स्ट है नियुक्तियाँ। कार्यपालिका अध्यक्ष सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ करता है। उदाहरणतः भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, केंद्र व संयुक्त लोक सेवा आयोग आदियों की नियुक्ति करता है। दूसरा है विदेश संबंधी कार्य। पहला है बाह्य आक्रमणों से रक्षा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यपालिका जल, थल, वायु सेनाओं की रचना करती है, उन्हें सुदृढ़ एवं शक्तिशाली बनाती है। इस तरह से कार्यपालिका सैनिक कार्यों को संपादित करती है। दूसरा है विदेश संबंध। कोई भी राज्य शून्य में निवास नहीं करता है, वह अकेला नहीं रह सकता है। अतः कार्यपालिका का मुख्य कार्य विदेशों में मित्रों की खोज करना तथा विरोधी तत्वों को समाप्त करना है। इसके लिए कार्यपालिका दूसरे राज्यों से राजनयिक संबंधों को स्थापित करती है और राजदूतों की नियुक्ति करती है तथा व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए समझौते करती है। तीसरा है युद्ध, शांति एवं संधियाँ। कोई भी राज्य चाहे कितना ही शांति प्रिय क्यों न हो, उसे कभी न कभी युद्ध या आक्रमण का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका को युद्ध की घोषणा करनी पड़ती है और यह घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि युद्ध शुरू होने से गंभीर व दूरगामी परिणाम निकलते हैं। संधियाँ। कार्यपालिका दूसरे देशों के साथ भिन्न भिन्न विषयों पर भिन्न भिन्न प्रकार की संधियाँ कर सकती है। कार्यपालिका के इस कार्य का प्रभाव विधि निर्माण जैसा होता है। रूसक या अन्य लेखक कहते हैं कि संधि निर्माण वस्तुतः विधि निर्माण ही है, क्योंकि जब संधियों को लागू किया जाता है तो उनकी शक्ति और प्रभाव विधि की भांति होता है। तीसरा है विधिक कार्य। विधि का निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है। इस पर भी वर्तमान क्षेत्र में कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त है। यह इसका गौण कार्य बन गया है। रोडी, एडिसन और क्रिस्टल ने कार्यपालिका को मुख्य विधायक की संज्ञा दी है। भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्यपालिका विधियों को प्रारंभ करती है। मंत्री विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति विधियों को प्रारंभ नहीं करता, परंतु वे कांग्रेस को संदेश भेज सकता है। कांग्रेस सामान्यतः उसका आदर करती है और उसमें निहित सिद्धांतों पर विधि का निर्माण करती है। व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक तभी लागू होते हैं जब कार्यपालिका अध्यक्ष उन पर हस्ताक्षर कर देता है। कार्यपालिका अध्यक्ष के पास निषेध अधिकार होता है। वह इसका प्रयोग कर विधेयकों की मृत्यु भी कर सकता है या उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। अध्यादेश। विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है। इन अध्यादेशों की शक्ति संसद द्वारा पारित कानूनों के समान होती है। प्रदत्त विधान। कार्यपालिका को कानून के अंतर्गत उपनियम बनाने का अधिकार होता है। इसे प्रशासकीय या अधीनस्थ विधान, विभागीय या माध्यमिक विधान भी कहते हैं। प्रदत्त विधान से कार्यपालिका की शक्ति इतना अधिक विस्तार कर दिया है कि लॉर्ड एबट ने इसे नवीन निरंकुशतावाद की संज्ञा दी है। नेक्स्ट, वित्तीय कार्य। वित्त पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस पर भी वित्त विधेयक कार्यपालिका की देखरेख में तैयार होता है। संसदात्मक शासन प्रणाली में बजट वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और उसके द्वारा व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। पांचवा है न्यायिक कार्य। कार्यपालिका अनेक प्रकार के न्यायिक कार्य करती है। उदाहरणतः वह न्यायाधीशों को नियुक्त करती है और विशेष परिस्थितियों में उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। वह न्यायमंडल द्वारा दंडित अपराधियों को क्षमा कर सकती है, दंड को कम या स्थगित कर सकती है। नेक्स्ट है प्रतिनिधित्व कार्य। कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करने का भी कार्य करती है। वह देश का अन्य देशों में प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है। कार्यपालिका के सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति निर्माण का कार्य। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य नीति निर्माण करना है। वह देश की गृह, वित्त, औद्योगिक तथा विदेश नीति का निर्माण करती है। योजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन। कार्यपालिका देश के लिए योजनाओं का निर्माण करती है तथा उन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इस बात को देखती है कि योजनाओं का लाभ जनसाधारण को प्राप्त हो। कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि। पहला है राज्य के स्वरूप में परिवर्तन। दूसरा है प्रदत्त विधान। तीसरा है दलीय व्यवस्था व कठोर दलीय नियंत्रण। चौथा है व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग कराने की मंत्रिमंडल की शक्ति।
विधान के क्षेत्र में कार्यपालिका की पहलकदमी, युद्ध का वातावरण, समस्याओं की जटिलता एवं विधि निर्माण कार्य में विशेष ज्ञान की आवश्यकता, नियोजन, कार्यपालिका की करिश्माई शक्ति, कार्यपालिका की व्यापक शक्तियाँ, कार्यपालिका के एक टीम के रूप में कार्य करना और प्राकृतिक विपदाएं तथा राष्ट्रीय संकट। अब हम देखेंगे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संबंध इस बात पर निर्भर है कि शासन का स्वरूप कैसा है। यदि शासन का स्वरूप नाजी जर्मनी या फासिस्ट इटली जैसा अधिनायकवादी या पूर्व सोवियत संघ जैसा सर्वसत्तावादी है तो व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अधीन होगी और उसकी स्थिति कार्यपालिका की इच्छाओं को पंजीकृत करने वाले निकाय के समान होगी। यदि शासन का स्वरूप मंत्रिमंडलात्मक जैसा है तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होगा और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधीन होगी। अब हम देखेंगे संसदात्मक शासन व्यवस्था। पहला, इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निरंतर घनिष्ठ संबंध बना रहता है और दोनों में सहयोग, सद्भावना और समन्वय का वातावरण रहता है। इसमें कार्यपालिका के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे उस दल से संबंध रखते हैं जिसका व्यवस्थापिका में बहुमत होता है। दूसरा, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका अपने पद पर उस समय तक बनी रहती है जब तक व्यवस्थापिका का उस पर विश्वास रहता है। जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विश्वास खो बैठती है तो उसे अपने पद से पदच्युत होना पड़ता है। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका की उपेक्षा नहीं कर सकती और व्यवस्थापिका कार्यपालिका को प्रश्नों, पूरक प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, निंदा प्रस्तावों, काम रोको प्रस्ताव द्वारा आड़े हाथों ले सकती है। तीसरा, विधान के क्षेत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोग बना रहता है। नेक्स्ट है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के अधिवेशनों तथा विशेष अधिवेशनों को बुलाती है, उन्हें स्थगित करती है या उसे भंग कर सकती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को नामांकित भी कर सकती है। जैसे भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। दूसरी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपनी अपनी शक्तियों में बराबर होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं और न उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व नहीं करती है। इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती है और न कार्यपालिका व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग कर सकती है। इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर महाअभियोग लगाकर उसे अपदस्थ कर सकती है, परंतु यह प्रणाली इतनी जटिल होती है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाअभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में निकट संबंध बने रहते हैं और दोनों में सहयोग बना रहता है। यदि विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका के हाथ में होता है तो विधियों को तभी लागू किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देता है। राष्ट्रपति के पास जेबी और निलंबन 2 प्रकार के निषेधाधिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति संदेशों के माध्यम से व्यवस्थापिका को किसी विशेष विषय पर कानून निर्माण के लिए प्रार्थना कर सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को प्रभावित करने के लिए जनता से भी अपील कर सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका की भूमिका निरंतर शक्तिशाली बनती जा रही है। थैंक यू।